लेकिन इस बीच में हमें बात करनी होगी उस जनता की जो लगातार इसी कोशिश में है कि आखिर किसको एक बार फिर से दिल्ली के सिंहासन पर बिठाए। कोशिश तो आम आदमी पार्टी कर रही है, कोशिश तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कोशिश कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, लेकिन दिल्ली के दिल में क्या है वो तो वही जानती है, जनता जनार्दन है। और ऐसे में आज वो वक्त जब 7 बजे से वोट कास्ट करने का वक्त और लगातार ये सिलसिला 6 बजे तक जारी रहेगा और फर्स्ट इंडिया न्यूज पर महाकवरेज लगातार जारी है। एक अपडेट आपको बता रहे हैं, तस्वीरें दिखा रही है, रिएक्शन दिखा रहे हैं और साथ में हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। मिथिलेश जी है और देवेंद्र जी है और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी। एसपी मित्तल जी, बहुत स्वागत है आपका। महाकवरेज लगातार फर्स्ट इंडिया न्यूज पे जारी है और दो साथी हमारे साथ पहले ही जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, वो अपनी अपनी राय प्रतिक्रिया रख चुके हैं। लेकिन ऐसे में सर, सबसे पहले अभी जो वोटिंग प्रतिशत आया है 9 बजे तक का, उस पर आपका रिएक्शन और अब तक जिस तरीके से तीनों ही पार्टियों ने प्रचार प्रसार किया है, सर आपको क्या लगता है किसका दम नजर आ रहा है? देखिए, अब तक जो वोटिंग प्रतिशत आया है 12-13 के आसपास, मुझे लगता है कि ये अभी और बढ़ेगा। देखिए, कुल मिला के जो मतदान है वो सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम को 6 बजे तक चलेगा, यानी करीब 11 घंटे जो है वो मतदान होगा। मुझे लगता है कि मतदान के लिए 11 घंटे की अवधि बहुत अत्यधिक होती है। अच्छी है कि लोग क्या नाम से मतदान करें, प्रधानमंत्री ने भी की है, केजरीवाल जी ने भी की है, सारे लोग जो है वो चाह रहे हैं कि देखिए राष्ट्रपति तक ने क्या नाम से अपने मतदान का उपयोग कर लिया है। तो मुझे लगता है कि जो मतदान का प्रतिशत इस बार इसलिए भी बढ़ेगा क्योंकि यहाँ कांग्रेस जो है पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। देखिए, दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, ये सबको पता है। और इस बार जो पिछले 2 बार से हम ये देख रहे थे, वहां सीधे रूप से जो मुकाबला था वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच हो रहा था। लेकिन इस बार जो कांग्रेस है वो तीसरी शक्ति के रूप में सामने आई है और कांग्रेस ने पूरी ताकत इस बात को लगाई है कि वो मुकाबला आम आदमी पार्टी से करे। और सर, अगर इतना ही अतरी शक्ति की आप बात कर रहे हैं, सर मैं आपसे सवाल करती हूँ, अगर इतना ही था तो फिर प्रचार प्रसार के लिए पहले आते, राहुल गांधी और ज्यादा पुरजोर तरीके से नजर आते। सर 10 दिन पहले प्रचार प्रसार के लिए आ रहे, सर इतना काफी है क्या? नहीं, देखिए पूनम, जैसे आपको पता है कि शुरू में ये कहा गया था कि क्या नाम से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में समझौता हो सकता है। देखिए, लोकसभा चुनाव उन्होंने अभी 8-9 महीने पहले लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा, तो ऐसी उम्मीद तो यही की जा रही थी कि इस बार भी विधानसभा का चुनाव जो है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़े। लेकिन मुझे लगता है कि शायद क्या नाम से जो सीटें अरविंद केजरीवाल देना चाहते थे कांग्रेस को, उन सीटों पर कांग्रेस तैयार नहीं हुई और कांग्रेस को लगा कि नहीं हम अलग से चुनाव लड़ेंगे। तो फिर मुझे लगता है कि वो उसमें विलंब हुआ। आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि यदि कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना था तो इसकी तैयारी पहले की जानी थी। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस बार कांग्रेस ने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा और इसके साथ ही जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की हमको सक्रियता देखने को मिली, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है एसपी मित्तल जी, आप तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि सवाल जवाब का सिलसिला तो लगातार जारी रहेगा। लेकिन जो बात आप कहते नजर आ रहे हैं उस पर बहुत ज्यादा सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पूरी शक्ति के साथ, लेकिन इस पर क्वेश्चन है, विरोधाभास है। अगर वाकई में ऐसा होता तो बहुत पहले से स्ट्रैटेजी नजर आती। अगर वाकई में ऐसा होता, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ये तो पुराने साथी, सर अगर ऐसा ही होता तो एक राज्य में तो आप साथ होते हो, दूसरे राज्यों में आप वक्त के साथ बदल जाते हो, तो जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात है ना। और ऑफिशियली तो सर डिस्क्लोज ही नहीं है कि हम तो साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात होगी सर। लेकिन आपसे सवाल हम करते रहेंगे। देवेंद्र जी, ब्रेक से पहले भी हमने आपसे सवाल किया था, इस बात से आप भी इत्तेफाक रखते हैं, इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। लेकिन सर सवाल मेरा यही है, अगर वाकई में इतनी शक्ति के साथ नजर आए हैं तो अगर इतनी शक्ति होती तो पहले तो सर फिर इतना ही टाइम देता चुनाव आयोग भी। निश्चित रूप से देखिए, अगर हम इन चुनाव को ये कहते हैं कि ये चुनाव आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, तो पहले 2 चुनाव तो उनके बीच में थे नहीं। ये चुनाव, पहले 2 चुनाव जो है एक तरफा हुए हैं। अभी हम ये कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस पूरी ताकत से लड़े तो ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच की लड़ाई हो सकती है और इसमें परिणाम कुछ भी आ सकते हैं। लेकिन जो कांग्रेस की गतिविधि है, देखिए जो कैंडिडेट सिलेक्शन की प्रोसेस में तो कांग्रेस ने एक ऊर्जा दिखाई
कि कुछ सीटों पे मजबूत उम्मीदवार उन्होंने उतारे, लेकिन प्रचार में आने के लिए जो उनके स्टार प्रचारक हैं उन्होंने बहुत देरी की, और उससे ये शंका खड़ी हुई कि शायद कांग्रेस नहीं चाहती कि वो आम आदमी पार्टी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करे। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत पुश किया गया कि भाई कांग्रेस को ये करना चाहिए, कांग्रेस को वो करना चाहिए, लेकिन अंततोगत्वा कल तक जो भी सिचुएशन थी उसमें कांग्रेस लगभग चुनाव मैदान से बाहर खड़ी नजर आ रही थी। कहीं चुनाव तो का तो उनका जनता भी माहौल कह रही है, अभी हमारी नजर में तो दो पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, जो आमने सामने की यहाँ पर टक्कर के साथ लड़ रही हैं। कांग्रेस का अभी फिलहाल कोई नामो निशानी, और ये सोचना चाहिए कांग्रेस को, अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर वो राह कैसे बनाएगी। सिंहासन तो बहुत दूर है, कम से कम रास्ता तो तैयार करे। पूनम जी, इसके अंदर देखिए, ये विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की जो बूथ मैनेजमेंट है, अगर जीत होगी तो उसकी जीत होगी, वरना वोटर के आधार पे, प्रचार के आधार पे, जिस तरह की हम कल तलक की शिकायतें और एफआईआर और जो देख रहे हैं उसमें तो डेस्परेशन जो है। क्या लगता है सर, कितने पुरजोर तरीके से किस पार्टी ने यहाँ पर अपना, वो कहते हैं ना कि जोर शोर से एडी चोटी का जोर लगाना, वो किसने लगाया? नहीं, एडी चोटी का जोर तो भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, और उसके बाद आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी में एक डिमोरलाइजेशन तो है, एक एंटी इनकम्पेंसी की एक प्रेशर भी है, लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं, सर्वे कुछ और बात कह रहे हैं। सर्वे तो फिर से ये दिखा रहे हैं कि एक तरफा चुनाव होने जा रहा है, फिर से जो है सामने कोई पार्टी ही नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि पिछले 2-3 चुनावों में हमने देखा है कि सर्वे फेल हो गए हैं और परिणाम कुछ हो रहा है, जनता का सेंटिमेंट कुछ और बताया जा रहा है और परिणाम कुछ आ रहा है। तो इसलिए दिल्ली के साथ भी ये सिचुएशन रिपीट हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र जी, और हमारे साथ एकलव्य सिंह भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज पर, और महा कवरेज लगातार जारी है। बाकी अन्य साथी भी आपको नजर आ रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया वो देते नजर आए। आपने सुना भी देवेंद्र जी को भी, एसपी मित्तल जी को भी, लेकिन आपसे सबसे पहले रिएक्शन लेना चाहेंगे कि दिल्ली के दिल में क्या है, ये तो वो जानती है, लेकिन प्रचार प्रसार के दौरान उससे पहले जो सियासत हो रही थी उससे बहुत कुछ समझ में आ जाता है, अनुमान लग जाता है, और ऐसे में जो वोटिंग प्रतिशत है, क्या लगता है अभी ग्राउंड पर क्या कुछ है? देखिए पूनम जी, मैं समझता हूं कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए, उसके बाद मैं समझता हूं कि संगठन के तौर पे बीजेपी ने जो सारे ही जो एक तरह से इलेक्शन बाउंड स्टेट्स थे, उसमें जिस तरह से बीजेपी के संगठन ने आरएसएस की बैकिंग से जिस तरह से काम किया है, देखिए जो दिल्ली है उसमें क्या है कि एक जो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रही आम आदमी पार्टी की, वो रही कि उनने वहां पे एक बहुत स्ट्रांग संगठन तैयार करा, जिसे कहते हैं ना घर घर जाके लोगों को समझाना, उनसे डिस्कशन करना। तो पिछले करीब 10-12 वर्ष में उन्होंने इस चीज को लेके, क्योंकि एक तरह से उनकी पार्टी जो है वो एक जन आंदोलन से निकल के आई, तो जनता के बीच के ही लोग थे जो उनकी पार्टी के मेंबर्स बने। उनके ही जो मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल, जेल जाना, मनीष सिसोदिया, तमाम, जी मैं उसी पे आ रहा था। तो देखिए हुआ क्या कि उसके बाद बीजेपी के संगठन ने, जैसे कहते हैं ना मैन टू मैन मार्किंग, जो उनके संगठन ने काम किया है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि लोगों ने घर में जाके मतलब लिटरली लोगों को समझाया, जो जंगपुरा की सीट जहां उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी लड़ रहे हैं चुनाव, वहां पे जाके एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, लोगों को वहां पे जाके उन्होंने पूछा कि भाई ये आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री के बारे में अंट-शंट बोलते रहते हैं, बट क्या आपने कभी पूछा कि उन्होंने जिस उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मतलब वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर बता दिया और बेस्ट एजुकेशन मॉडल बता दिया, क्या उन्होंने आपको यह बताया कि वो सिर्फ 12th पास हैं? ये एक सच्चाई है। तो इस तरह के, जिसे कहते हैं ना कि माइन्यूट डिटेल्स में जाके जनता के साथ इंटरैक्शन करना, और देखिए यही नतीजा था कि जो महाराष्ट्र और हरियाणा में भी जो हमें ऊपर से दिखाई दे रहा था ना, उस तरह से नहीं हुआ। वहां पे भी जिस तरह से संगठन ने जाके लोगों के साथ इंटरैक्शन करा, डिस्कशंस के तौर पे उन्हें समझाया, और देखिए मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी का जो हमने पिछले कुछ महीनों में 2-3-4 महीने में जो एक रवैया देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो उनको भी इस बात का पूरा आभास है कि ये बहुत कांटे की टक्कर है। ऊपरी चाहे वो ये कहें कि हमारे सामने कोई नहीं है। और एक बात और कहना चाहूंगा पूनम जी कि देखिए 2 बार की जो एंटी इनकम्बेंसी होती है ना, उसमें भाजपा जैसी और प्रधानमंत्री मोदी जी जैसी कार्यशैली रखने वाले भी 300 से 240 पे आ जाते हैं। तो यहां पे भी 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी है। मुकाबला इस बार बहुत कड़क है और मैं समझता हूं कि भाजपा इस समय आगे है। लेकिन ये तो चुनाव से पहले, और जब चुनाव
हो रहे होते हैं, जैसे कि आज का दिन है, ये अनुमान होता है, हम अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं और एक्सपीरियंस के आधार पर, और वहां पर रह के, फील्ड में रह के भी वो अनुमान हम बताते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही होता तो फिर सवाल खड़ा होता है पिछले चुनावों को लेकर भी। 2020 भी याद आता है, 2013-15 भी याद आता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या सियासी गणित समझने में, वो जो गणित है उसको समझने में थोड़ी सी कहीं गड़बड़ हो जाती है क्या? आखिर क्यों नहीं साथ पाते वो? वोटर्स पक्ष में क्यों नहीं होते हैं भारतीय जनता पार्टी के? वो तो पहले भी कार्यशैली तो पहले भी थी। सबसे बड़ी जो बात है पूनम जी, ये समझना बहुत जरूरी है कि भाजपा के पास, जिसे हम कहते हैं ना कि जनता के बीच से एक निकला हुआ जो ग्रास रूट लीडरशिप होती है, वो दिल्ली में भाजपा के पास आज भी नहीं है। ठीक है, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। और जो जेल वाला इशू है वो कितना इफेक्ट डालेगा? 100% डालेगा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि कल जो प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में, मतलब सदन के पटल से जो स्पीच दी, आपने देखा होगा कि मुद्दे वहां पे बहुत हैं। जेल गए, लिकर स्कैम हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, लेकिन उन्होंने जिन दो बातों को छेड़ा, जिस पे मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा महत्व दिया एक तरह से, लेकिन वो स्पीच में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब दिल्ली की जनता एक तरफ से कि एक ऐसे मुख्यमंत्री का, क्योंकि वो बता चुके हैं कि भाई आतिशी जी तो इंटरिम सीएम है, अगर इस बार सरकार बनती है तो मैं ही सीएम बनूंगा। तो दिल्ली की जनता क्या एक ऐसे सीएम को चुनना चाहती है जो सीएम बन जाए तो उसके बाद वो अपने ऑफिस नहीं जा सकता, कोई फाइल साइन नहीं कर सकता। लेकिन जो वो प्रधानमंत्री जी वाली जो मैं बात कह रहा था, उन्होंने एक बात कही कि देखिए, शीश महल की उन्होंने बात करी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जनता के बीच में मैं समझता हूं ग्रास रूट पे दिल्ली पे मुद्दा चला है, वो यही है कि जो आदमी कहता था कि मैं एक वैगन आर में चलूंगा, 2 कमरे के घर में रहूंगा, आज वो शीश महल को, आज वो ये कह सकते हैं कि जिस मुद्दे को लेकर वो चुनाव भी लड़े थे, सरकार भी बना ली, लेकिन ऐसे में कांग्रेस पर भी रिएक्शन फटाफट दे दीजिए, वो भी बेहद जरूरी है। नहीं, कांग्रेस के लिए देखिए, मैं कांग्रेस में भी ये देखिए, कांग्रेस की भी जो गतिविधि है ना, उससे पता चल रहा है कि वहां पे क्या चल रहा है। आपने देखा होगा कि शुरू में जो कांग्रेस का हमेशा से पिछले के 2 चुनावों में रवैया रहा है कि वो एक तरह से मतलब बैक सीट लेके ये देखना चाहते थे कि बीजेपी हार जाए। लेकिन इस बार कांग्रेस के संगठन को समझ में आया कि बीजेपी ऑलरेडी टक्कर में है, तो यदि अगर बीजेपी को आना ही है तो हम तो अपना वोट बैंक सिक्योर करें जो मतलब नेशनल लेवल पे है। और आपको मैं एक बात बता दूं, मुझे ये एक कांग्रेस के नेता ने ही बताया है कि कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में बीजेपी की 40 से ऊपर सीट आ रही है। लेकिन कांग्रेस को अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करना जरूरी होगा, और अगर अच्छी चीजें नहीं तो आपने देखा होगा ना, जब कांग्रेस को ये तो सीख लेनी चाहिए। मिथिलेश जी, इस सर्वे का इन्होंने जिक्र किया है, कि आपके पास भी कोई ऐसा सर्वे आया है? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि 40 से ऊपर सीटों पर जो तमाम नहीं, कांग्रेस के नेता, देखिए, कांग्रेस की जो मेन स्ट्रेटेजी है कि वो अब उनके समझ में आ गया कि हम दूसरे दलों को अगर मदद करते रहेंगे तो हमारा जो ग्रास रूट है वो नीचे से खिसक जाएगा। तो कांग्रेस ने नई स्ट्रेटेजी अपनाई है कि हम चाहे हारे जीते वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा जो कार्यकर्ता है वो हमसे जुड़ा रहे, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बना रहने के लिए एक वोट परसेंटेज चाहिए। और कहीं न कहीं जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में जो बिखराव की मांग उठ रही है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी दुनिया, आज क्या तस्वीर बदल गई है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि नया ऑफिस बनने के बाद एक नई सोच आई है और यूथ को वो आगे ला रहे हैं। गुड लक भी आया कि नहीं आया? देखिए, गुड लक तो 8 तारीख को पता लगेगा, लेकिन ये ईमानदारी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वोटिंग वाले दिन ईश्वर के दरबार में हाजिरी लगाई है, जीत उनके पक्ष में आई है। हरियाणा के आपको 90 में से 48 सीटें जीती, उस दिन वो महाराष्ट्र के वासिम में, जानी जाती है ना, हर चुनाव के बाद, हर फेज के भी अगर चुनाव है तो उसके बाद वो स्ट्रैटेजी बदल देती। लेकिन इसमें स्ट्रैटेजी आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वासिम में जगदम्बा के मंदिर में नगाड़ा बजाया था और 90 में से 48 जीत गए। देवेंद्र जी कुछ कह रहे हैं? मैं जयमिनी जी के इस वक्तव्य पे ही थोड़ा सा बात करना चाह रहा था कि प्रयागराज में जाकर के डुबकी लगाएंगे, उससे दिल्ली का चुनाव जीत लिया जाएगा। देखिए, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम लोग ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं सारी सिचुएशन को। देखिए, रखती हूं, मैंने पहले भी नहीं, मैं ये कह रहा हूं, नहीं मैं ये कह रहा हूं, नहीं अगर नहीं मैं ये कह रहा हूं, पूनम जी मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्रयागराज का असर पड़ेगा तो वो नेगेटिव पड़ेगा, क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरह का स्टैम्पेड हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर ही ब्लेम आ रहा है, तो उसका फायदा नहीं होने वाला है, प्रधानमंत्री वहां से तो नुकसान होने वाला है। 2014 के बाद दिल्ली के चुनाव के साथ जोड़ा जाएगा। एसपी मित्तल जी की भी राय ले लेते हैं। 2014 के बाद पूनम जी 11 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और 8 बार चुनाव जीते हो।
जब वो मंदिर में या कहीं गए, चुनाव जीते, वोट कन्वर्ट करने की कैपेसिटी है। लेकिन सर जनता के दिल में क्या है, वो किसको चुनती है, इस पर तो हम उसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। साइकोलॉजिकल आदमी का जो मनोविज्ञान होता है उसको प्रभावित करने का एक रणनीति होती राजनेता की। मैनिफेस्टेशन ज्यादा मानते हैं, केजरीवाल जी भी यही करते थे। जाती है पूरा, वो हो सकता है ये सारी चीजें। एसपी मित्तल जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं। एसपी जी, क्योंकि आपने सुना जो आपके अन्य साथी राजनीतिक विश्लेषक अपनी बात रख रहे थे, इस पर आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये सबसे बड़े रिएक्शन, उसके बाद अगला सवाल। देखिए पूनम जी, कोई ये पहला अवसर नहीं है जब प्रधानमंत्री क्या नाम से किसी राज्य में मतदान हो रहा है तो वो क्या नाम से किसी देवस्थान पे जा रहे हैं। वो उनकी परंपरा रही है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे इससे पहले पंजाब में रहा, किसी भी जब चुनाव होता है तो वो किसी ना किसी क्या नाम से स्तर पे जाते हैं। लेकिन ये कहना कि उसका कितना प्रभाव पड़ेगा और कितना प्रभाव नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है ये 8 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन ये बात सही है कि यदि प्रधानमंत्री के प्रयागराज में जाके महाकुंभ में स्नान करने से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में वोट मिलते हैं तो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को भी चले जाना चाहिए। ये देखिए, प्रधानमंत्री जो है वो अक्सर जो है वो सनातन धर्म के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करने में कोई कसर नहीं छोड़ते और इसका फायदा चाहे किसी राज्य में मिले या नहीं मिले, लेकिन देखिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसका फायदा जरूर मिलता है। जो दिल्ली के चुनाव अभी जो मतदान हो रहा है उसमें हमें यह भी देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव साथ लड़ा और अब क्या कारण हुए कि उनको विधानसभा चुनाव आते आते उन दोनों में मतभेद हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल की वजह से इंडिया गठबंधन में जो बिखराव हुआ उसी का कारण ये रहा, कांग्रेस को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि हमको जो क्षेत्रीय दल है उनको क्या नाम से हराना पड़ेगा। यदि क्षेत्रीय दल मजबूत रहते हैं तो इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस की स्थिति कमजोर होगी। अभी दिल्ली के चुनाव में भी हमने देखा, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो एनसीपी हो, इन सब ने कांग्रेस के बजाय केजरीवाल को अपना समर्थन दिया है। तो यदि केजरीवाल यदि मजबूत होते हैं तो कांग्रेस को बहुत नुकसान होगा। सवाल होता है कि पंजाब में कांग्रेस ने, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने किससे सत्ता छीनी? कांग्रेस से सत्ता छीनी। हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस का और क्या नाम से आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं हो सका, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और कांग्रेस वहां पर हारी। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस की समझ में आ गया है कि यदि क्षेत्रीय दल मजबूत होते हैं तो क्या नाम से उनकी स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर होगी। इसीलिए मैं एक बार फिर इस बात को कहना चाहता हूं कि पूरी ताकत से, चाहे विलंब से ही सही, लेकिन पूरी ताकत से दिल्ली में कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ रही है। मैं यहाँ पूनम जी एक उदाहरण देना चाहता हूँ नई दिल्ली का। नई दिल्ली के अंदर केजरीवाल खुद उम्मीदवार है, उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा से है, लेकिन उनका कड़ा मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित से भी। ये संदीप दीक्षित है, ये शीला दीक्षित के पुत्र हैं। आपको ध्यान हो तो पहला जब चुनाव हुआ अरविंद केजरीवाल ने लड़ा, उन्होंने शीला दीक्षित को ही चुनाव लड़ाया। इस बार संदीप दीक्षित चाहते हैं कि उनकी मां को जो हराया गया उसका बदला इस बार अरविंद केजरीवाल से। बीजेपी ने भी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को ही उतारा है सर मैदान में, उनकी भी सर सोच शायद यही होगी। तीनों ही पूर्व सर ये बीजेपी ने भी अपने पूर्व मुख्यमंत्री उनके बेटे को मैदान में उतार दिया, तो अरविंद केजरीवाल खुद पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में सर कोशिश तो सबकी रहेगी ना। वो कहते हैं ना कि साख पर जब संकट आता है तो फिर दाव भी लगाई जाती है, वस्तुस्थिति के अनुसार सारी चीजें भी बदल जाती है। आपका रिएक्शन लेंगे, फिर उसके बाद देवेंद्र जी भी अपनी बात रखेंगे। देखिए पूनम जी, मैं कह रहा हूं कि जो साहिब सिंह वर्मा के जो पुत्र हैं प्रवेश वर्मा, वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीति के तहत वो क्या नाम से वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वो सांसद थे, आपको बताओ, अभी भी क्या नाम से वो सांसद के बंगले में रह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि संदीप दीक्षित का चुनाव लड़ना इसलिए महत्वपूर्ण है कि अरविंद केजरीवाल ने पहली बार संदीप दीक्षित की माताजी जो शीला दीक्षित उस मुख्यमंत्री थी उनको हराया था। तो उनके मन में जो क्या नाम से भावना है कि मुझे अपनी माताजी की हार का बदला लेना, वो उस भावना से चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, अब ये भावना दिल्ली की जनता की कितनी है वो ये समझ पाती है नहीं, वो तो देखने वाली बात होगी। देवेंद्र जी अपनी बात रखिएगा। मैं मित्तल साहब जो कह रहे हैं कि जो संदीप दीक्षित हैं वो अपनी माताजी की हार का बदला लेना चाह रहे हैं,
सवाल ये है कि वो बदला किससे लेना चाह रहे हैं। क्या उनको अरविंद केजरीवाल ने हराया या कि दिल्ली की जनता ने हराया? क्या जनता से बदला लेना चाह रहे हैं? देखिए, ये सब मैं समझता हूं कि थोड़ा सा हाइपर एनालिसिस है। सामने जो अरविंद केजरीवाल को चुनौती है वो साहिब सिंह वर्मा के बेटे ने दी है, यानी कि जो साहिब सिंह के जो बेटे हैं उनकी अपनी पर्सनैलिटी से वो चुनौती नहीं दे रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे। और यही स्थिति जो है संदीप दीक्षित की है कि संदीप दीक्षित भी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे के नाते वहां चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी अपनी पर्सनैलिटी अरविंद केजरीवाल के मुकाबले दोनों की बहुत कमजोर है और मैं नहीं समझता कि यह चुनौती जैसी कोई बात है। तो रहा है, चाहे उनके माता पिता से जुड़ा हुआ हो या एक्चुअली ये सिर्फ बदले की बात नहीं है, ये एक क्या है कि सिंपैथी वेव को राइड करने की भी बात है। ठीक है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 15 साल तक शीला दीक्षित जी वहां पे मुख्यमंत्री रही और शीला दीक्षित जी के जो आज एक्चुअली हमें दिल्ली में दिखाई देता है ना, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स, अच्छी सड़कें, अच्छी ग्रीनरी, क्लीनलीनेस, एक पार्ट ऑफ दिल्ली में एटलीस्ट, वो सब शीला दीक्षित जी के राज में ही हुआ। आज जो हमें दिल्ली मेट्रो दिखाई देती है, जो एक तरह से उसका सबसे बड़ा चिन्ह बनी हुई है, वो भी शीला दीक्षित जी के राज में हुआ। तो शीला दीक्षित जी को उस समय एक जो पूरे देश में एक जो जन आंदोलन हुआ, अन्ना हजारे जी का, मैं आपको बीच में बोलना चाहूंगी क्योंकि क्वेश्चन ये भी था कि वो जब एशियाड गेम्स हुए थे उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप किया गया था। क्वेश्चन तो ये भी थे। नहीं बिल्कुल, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रहे हैं आप शायद, है ना? तो कॉमनवेल्थ गेम्स के समय और उसी में कॉमनवेल्थ कैंप भी हुआ और उसी के समय क्या हुआ कि ऑल मल्टीपल असर भी तो नजर आया। बिल्कुल, और मल्टीपल स्कैम्स हुए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उस समय जो मेन जो प्रॉब्लम्स थी वो सुरेश कलमाड़ी जैसे कैरेक्टर्स की वजह से थी और शीला दीक्षित जी ने भी इसका अंजाम भोगा। लेकिन इतने वर्षों में मैं आपको बताऊं कि उसकी एंटी इनकम्बेंसी से जो शीला दीक्षित जी की सरकार गई और 10 वर्ष में जो अरविंद केजरीवाल प्रॉमिस करके आए थे उन पे अजीब अजीब से इल्जाम लगा के, जबकि शीला दीक्षित जी की पर्सनल इंटीग्रिटी पे किसी ने कभी ना तो कोई इल्जाम लगाया और ना कभी कोई सबूत निकल के आया, ना उन पे कोई केस भी चला। अजय माकन जी अब कहते नजर आ रहे हैं कि शीला दीक्षित के कामों को आज याद किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये एक सच है और मैं समझता हूं कि ये दिल्ली की जनता ने भी पिछले 10 वर्ष में महसूस किया है। डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या है इस बार दिल्ली की जनता के? देखिए, मैं तो मेन मानूंगा कि एक तो जो मैंने आपको वो शीश महल वाली बात कही वो डेफिनेटली ग्रास रूट पे चला है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा, कल प्रधानमंत्री जी ने एक और भी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैंने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो एक बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट वोट बैंक है ना, वो महिला वोट बैंक है और गरीब महिलाओं का वोट बैंक। आपने देखा होगा कि वो कितने फ्रीबीज भी इस सेक्टर में ऑफर करते हैं। आपने देखा होगा कि कल प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि हमने भारत में गरीब परिवारों को 4 करोड़ घर बना के दिए हैं और वो जो 4 करोड़ घर है ना, उनकी सबसे बड़ी जो एक स्पेशलिटी है वो ये है कि उनकी सबकी रजिस्ट्री घर की जो महिला प्रमुख हैं उनके नाम पे हुई है। तो ये जो झुग्गी झोपड़ी का जो वोट बैंक भाजपा से छिटक के गया था और स्पेशली जो महिलाओं को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि उनमें ये एक मतलब एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि यदि मोदी जी ने एक अपील भी करी थी एक रैली में कि आपने का इफेक्ट नजर नहीं कि आएगा जब से भी मैं आया हूं मुझे आपने सेवा का अवसर नहीं दिया। तो मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता अब इसको कंसिडर कर रही होगी कि शायद वो समय आ चुका है कि डबल इंजन से हमें क्या प्राप्त हो सकता है। तो बीइंग वुमन आतिशी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या? नहीं, आतिशी का डेफिनेटली पड़ सकता था, लेकिन आप देखिए कि जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया तो क्या हमने वो सबने नहीं देखा कि उनको बगल की कुर्सी पे बैठा के अरविंद केजरीवाल की एक खाली कुर्सी रखी गई। उसके बाद अगर इफेक्ट तो तब होता ना, वो कहते कि भाई दिल्ली को हम महिला मुख्यमंत्री देना चाहते हैं, या फिर बाद में डिसाइड करते या कुछ नहीं कहते। उन्होंने तो कह दिया कि ये इंटरिम सीएम है, अगर हम यमुना का दूषित जल हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन यमुना का दूषित जल, एकलव्य जी इस पर भी मुझे रिएक्शन चाहिए। साथ में पोल्यूशन है, सीवरेज है, टूटी सड़कें, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, वो क्या कभी सॉर्ट आउट होंगे, कभी इसका सॉल्यूशन निकलेगा? और यमुना मुद्दा जो अभी प्रदूषित पानी को लेकर है, उसका कितना असर होगा? देखिए, डेफिनेटली 10 साल हो गए हैं। 10 साल में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी की घाट पे एक मतलब मॉडल क्रिएट किया है। 10 साल में वहां पे बदलाव आया है। उसी तरह से प्रयागराज में भी आज जो कुंभ में जिस तरह से उस वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया है वो पूरे विश्व ने देखा है। तो यमुना से जो मतलब एक एक्सपेक्टेशन थी वो तो डेफिनेटली अगर कंपेयर किया जाए तो कहीं स्टैंड नहीं करते। तो
मैं समझता हूं लेकिन आज भी कि अगर अरविंद केजरीवाल जी की बाकी कार्यशैली ठीक रही होती तो शायद इस चीज को एक्सक्यूज किया जा सकता था, लेकिन अब ये एक एडेड फैक्टर हो कुंभ चुका है। के प्रयागराज के पानी को ही सबसे दूषित बताया है जया बच्चन ने। ये भी लगातार देखिए, मैं वायरल हो रहे थे, समझता हूं कई तरह के कि इस पर जया भी, बच्चन हाँ। की जो प्रदूषित सोच है उसको अमिताभ बच्चन ने इतने साल तक भुगता है और अब उनकी पार्टी भुगत रही है। इससे ज्यादा मैं उनके बारे चलिए, में इस और पर कुछ तो नहीं खैर कहना हम कमेंट चाहता। नहीं कर सकते, लेकिन खैर ये मुद्दा भी नहीं है। लेकिन ये मुद्दा इसलिए था क्योंकि पानी से जुड़ा था, प्रदूषित पानी से जुड़ा था, जिस पर लगातार तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन यमुना जल प्रदूषित, ये हम छठ में भी देखते हैं, ये तब भी देखते हैं जब फिर प्रदूषित पानी को पीने को मजबूर दिल्ली की जनता ही नहीं, पीछे से आने वाले पानी को लेते लेते वो तमाम इलाके आते हैं। ऐसे में मिथिलेश जी, एक और बड़ा सवाल है, एक और महत्वपूर्ण सवाल है दिल्ली को लेकर, क्या पूर्ण दर्जा मिलेगा कभी? देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि 10 साल ये रह लिए कि क्या पूर्ण राज्य इसको का दर्जा पूर्ण राज्य का महत्वपूर्ण हो दर्जा जाता है, मिलेगा हाँ। या नहीं मिलेगा। बार बार केजरीवाल जी की पार्टी के लोग ये लगाते हैं कि दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं है, काफ़ी एलजी हमारे ऊपर है, तो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं न कहीं दिल्ली देश की राजधानी है, तो उस पर कंट्रोल होना सेंट्रल गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल सारे फिगर्स वगैरह वहाँ आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पूर्ण राज्य के दर्जे से ज़्यादा दरकार वहाँ विकास की है। और जो सबसे अहम चीज़ है कि दिल्ली का पानी बेहतर हो तो दुनिया के लोग वहाँ आते हैं और पूरे देश के लोग वहाँ आते हैं। तो यमुना जल समझौता होने के बाद, यमुना जल से अगर बेटर पानी मिलता है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि दिल्ली में आने वाले आदमियों को प्रदूषण रहित पानी मिलेगा और एक अच्छी पॉजिटिव इमेज जाएगी। तो ये जो डबल इंजन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए क्रिएट बहुत स्ट्रांगली हो रहा है कि दिल्ली में बेहतर सड़कें हो जाए, बेहतर पानी हो जाए। और करप्शन, देखिए दिल्ली में जब जब सरकारें गई है करप्शन पे गई है, चाहे कलमाड़ी वाला मामला हो, 2G वाला, और जिस तरीके से शराब वाला मामला है, तो ये शराब का जो खेल चला है। और आप देखिए केजरीवाल कितने डर गए कि हनुमान बेनीवाल को खुद ने बुला के समर्थन लिया है, क्योंकि जाट वोट से डर गए। प्रवेश वर्मा भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि जाट वोट तोड़ने के लिए वो हनुमान बेनीवाल को खुद के हाथ मिला रहे हैं। हनुमान इसे बेनीवाल तो राजनीति कहते हैं। अभी तो प्रवेश शर्मा यमुना घाट पे पूजा पाठ करते भी नजर आए थे, उसके बाद वो वोट कास्ट करने पहुंचे। वो उनकी बात यही है कि मुझे तो इस प्रदूषित पानी को स्वच्छ करना है। खैर ये राजनीति होती है और इस तरीके के हर एक हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, और अगर साथ लाना होता है तो साथ लाया भी जाता है और कई बार के साथ छोड़ा भी जाता है। ये हमने भी देखा है। आपसे रिएक्शन हम लगातार जारी रखेंगे। देवेंद्र जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, ब्रेक के बाद उनसे रिएक्शन लेंगे। एसपी मित्तल भी हमारे साथ जुड़े हुए। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मचाएगा, सियासन पर कौन बैठेगा ये तो जनता फैसला कर रही है। 6 बजे तक उनको हक मिला है वोट कास्ट करने का। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ अपील कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली की जनता पहुंचे, घर से बाहर निकले और अपने मत का इस्तेमाल करे। तो दिल्ली में सियासन तैयार है। पार्टियों ने कमर कस रखी थी, लंबे समय से प्रचार प्रसार लगातार जारी था और आज जनता फैसला कर रही है। सुबह 7 बजे से वोट कास्ट किया जा रहा है दिल्ली की जनता द्वारा। आम और खास जो वोट के हकदार है उसे कास्ट करने के, वोट डालने के, वो वोट डाल रहे हैं। लेकिन इस बीच रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, हम आपको वो दिखा रहे हैं। हमारे साथ पैनल भी मौजूद है, तमाम राजनीतिक विश्लेषक मौजूद है। लेकिन इस बीच हम जिक्र करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि इस समय वो पहुंचे हैं प्रयागराज। आज वो स्नान करेंगे, संगम में डुबकी लगाते नजर आएंगे और तमाम ऐसी चीजों का जिक्र वहां पर करेंगे जो क्वेश्चन किया जा रहा था उन अव्यवस्था के बाद जो महाकुंभ में नजर आई, उस भगदड़ के बाद जो लगातार केंद्र सरकार की तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही थी कि आखिर व्यवस्था कैसी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो देखते भी नजर आएंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर है, अहम जानकारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। वहां की तस्वीरें आपको दिखाएंगे क्योंकि अगवानी करनी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। चलिए आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लगातार जानकारी देते रहेंगे। लेकिन इस बीच में सिंहासन पर कौन बैठेगा 8 तारीख को साफ हो जाएगा। लेकिन अनुमान जारी है। हाँ, एकलव्य जी आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मोदी जी को लेके ये जो अभी एक बात कही गई ना कि वहां पे जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा, मैं बताता हूं क्या फर्क पड़ जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं समझता हूं कि इस देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो अपने धर्म को, उसके बारे में बात नहीं करते, उसको जीते हैं और उसको अपने ऊपर पहन के घूमते हैं और बड़े प्राउडली करते हैं ऐसा। मैं आपको बताता हूं कि अंतर क्या है। एक बात यहाँ पे कही गई थी, अभी एक पैनलिस्ट ने कही थी कि भाई अगर ऐसा होता, अगर इससे कोई फर्क पड़ता तो अरविंद केजरीवाल भी पहुंच जाते या संदीप दीक्षित भी पहुंच जाते। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो लोग सिर्फ बातें करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब
शुरू में जब राम मंदिर का वर्डिक्ट आने वाला था तो उस समय अरविंद केजरीवाल जी ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरी नानी कहती हैं कि अरे ये मंदिर बनवा के क्या मिलेगा, इसकी जगह अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ, मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। परंतु जब मंदिर बन गया और उनने सारे देश की जनभावना एक तरह से समझी तो आज वो खुद उस मंदिर में होके आए और हनुमान भक्त बताते हैं अपने आप को देश का सबसे बड़ा या विश्व का सबसे बड़ा। तो ये अंतर आता है और प्रधानमंत्री जी को ये सब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जीते हैं और ये जनता देखती है। एकलव्य जी जिन्होंने कहा था कि अगर ऐसा होता तो फिर दूसरे नेता ना पहुंच जाए, एसपी मित्तल जी शायद आपने ये बात रखी थी, आपसे ही मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। देखिए मैंने जो कहा, मैंने ये कहा कि यदि प्रयागराज में जाने से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलते हैं तो ये काम अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को भी कर लेना चाहिए। मैंने ये कहा है, मैंने ये जिस तरीके से मेरी बात को कहा, मैं तो कह रहा हूं कर लेना चाहिए। यदि क्या नाम से विपक्षी दल इसको मुद्दा बना रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्या नाम से राजनीतिक फायदा लेने के लिए प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि यदि उनको ऐसा लगता है कि लेकिन सर वहां प्रयागराज में जनता थोड़ी ना वोट डालेगी आगे। मैं सर की बात पे रिएक्ट कर रहा था, उसको कट कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा था। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सर ने जो बात कही ना कि यदि उससे फायदा मिलता है तो वो दोनों भी चले जाते, वो दोनों इसीलिए नहीं जा सकते क्योंकि अब यदि वो जाएंगे तो जनता का रिएक्शन आएगा कि अरे भाई ये यहाँ पे आके नौटंकी कर रहा है, क्योंकि ये तो कहता था कि मंदिर बनना ही नहीं चाहिए। ये एटीट्यूड है इसका। तो यानी कि उन्होंने अपनी इमेज एक बना ली है, वो सबसे बड़े आस्तिक वाली। देवेंद्र जी कुछ पूनम जी, अगर ये जाते हैं राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल तो उनको सबसे बड़ा नुकसान जो 20% वोट है उसका होगा। तो वो रिस्क नहीं ले सकते, वो सेल्फ गोल नहीं कर सकते, पॉलिटिकली सेल्फ गोल नहीं कर सकते। देखिए जो भारतीय डेमोक्रेसी है और जो भारतीय संविधान है और जो चुनाव संविधा है उस पे एकदम स्पष्ट है कि आप धर्म का सहारा नहीं लेंगे वोट को प्रभावित करने के लिए। हम लोग बहस किए जा रहे हैं कि साहब इससे ये धार्मिक को जीते हैं और इससे वोट होगी और दिल्ली में वोट पड़ेंगे। एक तो हम लोग थोड़ा सा इस मर्यादा को देखें कि हम धर्मनिरपेक्ष स्टेट हैं, राज्य हैं, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। हम धर्म के आधार पर वोटों की बात कर रहे हैं, वो भी चुनाव के दिन। धार्मिक धर्म है, थोड़ा सा धर्म के 10 लक्षण जो धारण करता है वो धार्मिक है, पंथ निरपेक्ष है। धर्म उनका अपना निजी मामला है मोदी जी का, और उसका स्वागत किया जाना चाहिए कि वो प्रयागराज में जाकर मैं तो यही कहूंगी देवेंद्र जी और बाकी आप सभी राजनीतिक विश्लेषक जो जुड़े हुए हैं, चुनाव के साथ जोड़ना, क्योंकि सनातन धर्म में अगर कोई जुड़ा हुआ है, सनातन वैसे तो कहते हैं कि कोई धर्म नहीं है, सनातनी तो वो है जो सच की राह पर चलता है और उसको बताने की दिखाने की जरूरत नहीं होती। और हर बार ये जरूरत नहीं होती कि चुनाव है तो चलिए यहां पर चले आइए, चुनाव है तो यहां पर चले आइए। और अगर आप बड़ी शख्सियत है, एक बड़े पद पर बैठे हैं, तो आपका हर एक स्टैंड जो है वो चर्चा का विषय बनेगा और खासकर खास मौके पर। ऐसे में एसपी मित्तल जी आपसे और तमाम सवाल, क्योंकि हम बार बार ये सवाल कर रहे हैं बाकी राजनीतिक विश्लेषक से भी, क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन यमुना का मुद्दा इन दिनों बहुत ज्यादा छाया हुआ है। हालांकि जो सियासत हुई आम आदमी पार्टी में भी चुनाव से पहले, वो भी बहुत बड़ा विषय बने, क्योंकि जेल जाकर खुद आ गए अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया की बात करें या फिर दूसरे की बात करें, कितना असर पड़ता नजर आएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ताकत लगा रही है, क्या बाकी दो पार्टियां, उनका कितना असर, क्या उन्होंने भी प्रचार प्रसार उसी ताकत के साथ किया? देखिए पूनम जी, दो मुद्दे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये देखिए कि जो अरविंद केजरीवाल की जो, चलिए शायद नेटवर्क इश्यू हो गया, उनसे एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। वो आ रहे बस एक वो धर्म वाली बात को लेकर, ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मिथिलेश जी से मैं जवाब 10 सेकंड की बात सर आपके परमिशन से, क्योंकि वक्त भी बेहद कम रहेगा, तो लास्ट रिएक्शन देखिए धर्म को लेकर जो बात कही गई ना, हमारा भारत देश पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। और ये चीज मोदी जी बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं आपको बताऊं कि संसद में जो अध्यक्ष की कुर्सी होती है ना, उसके पीछे लिखा हुआ है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की एम्ब्लेम है उस पर भी लिखा हुआ है यतो धर्मस्ततो जया। तो ये धर्म जो है ना, वो ध धातु से बना है, जिससे धरती भी बनी है। धर्म और धरती सबको धारण करते हैं, पंथ की तरह नहीं होते कि जो हमारे पंथ शब्द भी, जो पथ जो शब्द होता है ना, ठीक है, पथ जो शब्द होता है वो एक पाथ फॉलो करने के लिए कहता है, और धर्म अलग है, धर्म सबको धारण करता है धरती की तरह।
लेकिन धर्म की राजनीति भी बहुत ज्यादा होती है, जैसे आप समझा रहे हो, और यही समझ अगर जनता में होती है, दिल्ली की जनता में या देश की जनता में, तो फिर तो जो नतीजे निकल कर आते हैं वो उससे उलट होते हैं, और जो बातें होती है, बयानबाजी होती है, वो भी उससे उलट होती है। खैर मिथिलेश जी, आप भी अपनी बात रख रहे हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो यमुना का जल है, जो आज प्रयाग में डुबकी लगा रहे हैं, वहां गंगा, यमुना और सरस्वती दिख नहीं रही, तो आज इस पुण्य का आह्वान हो जाए कि उसका पीएच लेवल दिल्ली में पीने लायक हो जाए। जो वाटर का पीएच लेवल है वो पीने लायक हो जाए। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि दिल्ली में जो कई डिजीज हैं, जो खुद काफी मोहल्ला क्लिनिक खोले, लेकिन जो एक सर्वे आया है, मेडिकल सर्वे, उसमें कई डिजीज हैं जो केवल पानी की वजह से हो रही है दिल्ली में। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जो नब्ज है, जो जनता की बात करते हैं, 10 साल में वो जनता की नब्ज को नहीं पकड़ा कि उनके पेट में क्या क्या डिजीज हो गई। लीवर का सबसे ज्यादा फेल होने का जो सिस्टम शुरू हुआ है वो दिल्ली में, और उसका मेन रीजन आया ये पोल्यूटेड वाटर। तो कहीं न कहीं अब एक दरकार है कि 10 साल आप रह लिए, आपने पानी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके बिना आदमी का जीवन संभव नहीं है, और यमुना के अलावा दे दिया लेकिन साफ करके साफ नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हरियाणा से जो पानी आएगा, और इससे राजस्थान भी जुड़ा हुआ है, जो यमुना जल समझौता अभी हुआ है, उसमें भरतपुर में जो होकर अभी भी थोड़ा बहुत पानी आता है, वो पानी कितना आता है, अगर वो पानी, चलिए इसका सॉल्यूशन कब होगा ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि तमाम बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं, लेकिन वो वादे धरातल पर कितने उतरते हैं ये तो वक्त बताता है। जैसे कि आम आदमी पार्टी ने भी बड़ा वादा किया था, फ्री तो दे दिया लेकिन साफ नहीं किया, और ऐसे में देवेंद्र जी भी आपसे संक्षेप में मैं लेना चाहूंगी प्रतिक्रिया, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। यहां पर एसपी मित्तल जी ने कहा कि कांग्रेस ने बहुत ताकत लगाई। अलग अलग रिएक्शन हमने दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए भी सुने, राजनीतिक विश्लेषकों से, लेकिन सर आपका मानना क्या है? क्योंकि कांग्रेस हमारी नजर में 10 दिन पहले आई, वो बड़ा सवाल था। आखिर में जब उन्हें लगा 4-5 दिन पहले, तो फिर वो एडी चोटी का जोर लगाने लगे, लेकिन जब वक्त निकल जाता है तो फिर वो वक्त वापस नहीं आता है। देखिए पूनम जी, 2 मुद्दे आपने गिनाए, एक तो पानी का, और दूसरा कांग्रेस ने कितनी ताकत लगाई इस पे। जो पानी का इशू है, निश्चित रूप से ये एक मुद्दा है, दिल्ली के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने उसका एडवांटेज लेने के लिए पहले दिन से अनाउंस किया कि यमुना के पानी को शुद्ध करेंगे और आप टेप से पानी पी सकते हैं, ऐसा पानी देंगे। और उसके लिए वो जानते हैं इस बात को कि भाई इसका नुकसान होगा, इसलिए वो आते ही उन्होंने कहा कि हाँ भाई मैं ये काम नहीं पूरा कर पाया और इस बार मुझे मौका देंगे तो मैं ये काम करूंगा। वक्त क्यों याद आया? दूसरी, निश्चित रूप से इस काम में वो असफल रहे हैं। उसके कारण कुछ भी रहे होंगे, उस पर बहस पे जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखिए यमुना का पानी जो दिल्ली में आता है ये राजनीति का घर है। दिल्ली में एक सरकार कांग्रेस की होती थी, हरियाणा में बीजेपी की, या हरियाणा में कांग्रेस की और दिल्ली में बीजेपी की होती थी, तो कांग्रेस भी पानी के ऊपर राजनीति करती रहती थी, पानी नहीं छोड़ते थे। गर्मियों के अंदर दिल्ली में हाहाकार मच जाता था। बीजेपी की सरकारें जो है डिमांड करती थी कि भाई आप हरियाणा से पानी छोड़िए, पानी नहीं दिया जा रहा। तो ये तो देखिए उन्होंने पहले माफी मांगी, सर कांग्रेस ने ताकत के साथ काम किया, सर इस पर इस बार भी जो पोल्यूशन हटाने का मसला है, अरविंद केजरीवाल ने अपनी सफाई दी है, लेकिन उसका नुकसान होगा प्रोपेगेंडा के लेवल पे तो हो ही रहा है। दूसरी बात कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस ने कोशिश की, लेकिन देखिए लीडरशिप की डायरेक्शन क्लियर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि कांग्रेस जोर लगाए और आम आदमी पार्टी के वोट में डेंट करे ताकि उसके लिए जीतना आसान हो जाए, क्योंकि वो पैठ बना चुकी है। लेकिन देखिए उसका ग्राउंड पे असर नहीं है, क्योंकि उनके पास लोकल लीडरशिप खत्म हो चुकी है वहां पर। सर वो स्ट्रैटेजी भी नहीं है, वो स्ट्रैटेजी भी नहीं है जो होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी भी नहीं है और लीडरशिप भी नहीं है, इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं पर उसका नीचे कोई असर नहीं है। लेकिन मैम सर ने जो कहा ना कि पॉल्यूशन का उनको प्रोपेगेंडा के लेवल पे नुकसान हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले वो प्रोपेगेंडा चला रहे थे कि भाई ये तो हरियाणा की सरकार और मतलब पहले सबसे पहले तो बोले पंजाब की सरकार की वजह से होता है ये सारा पॉल्यूशन जो वहां पे पराली जलती है। जब उनकी वहां पे सरकार बन गई और वो इस इशू पे कुछ भी नहीं कर पाए तो कहने लगे ये तो हरियाणा की तरफ से होता है। तो जनता देखिए, जनता का अपना विवेक है, 10 वर्ष हो गए हैं, आप खुद जब प्रोपेगेंडा चला दोगे तो एक दिन वो स्वाद चखना चाहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, लगातार आपसे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन ऐसे में तस्वीरें दिखाने